बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पर। और आज फिर से आप एक बहुत ही सुंदर कहानी रूही के द्वारा लिखी हुई सुनने जा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इस कहानी को सुनकर आपको अपना टीनेज लव याद आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत, दिल को गुदगुदाने वाली कहानी। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी इलाहाबाद दिखाएंगे तुम्हें। ये शहर मेहताबों का है, लोग ज़रा खास हैं। हम लोगों को गोली नहीं मारते, बम मारकर सब धुआं धुआं कर देते हैं। जीआईसी में 12वीं में पढ़ते थे और मूंछों की रेखा अभी बस आ ही रही थी, लेकिन खुद को अतीक और करवरिया से कम नहीं समझते थे। पूरा भोकाल था लौंडों के बीच हमारा। सिविल लाइन बस अड्डे से लिया 100 रुपये का रिबन का चश्मा और गमछा डालकर खुद को इलाहाबाद का दूसरा बबलू श्रीवास्तव समझते थे। जरा जरा सी बात पर मारपीट कर लेना तो मामूली ही बात थी। एक दिन ऐसे ही किसी युद्ध में घायल होकर कपार फोड़वा बैठे तो चले गए मेडिकल कॉलेज मरहम पट्टी करवाने। कपार तो ठीक हो गया, लेकिन जो दिल में चोट लगी उसका इलाज आज तक नहीं मिला। वो मिली हमें सर में सरसों का तेल लगाए, कस कर पीछे बाल बांधे, पसीने से महकती झुंझलाती हुई। हम तो उन्हें देखते ही दिल हार बैठे। चोट का दर्द तो बिल्कुल ही भूल गए। टॉर्च जलाकर कभी आंखों में देखती थी तो कभी चोट को देखती थी। वो बार बार हमारा नाम पूछ रही थी और हमें हमारा नाम ही नहीं याद आ रहा था। वो तो अच्छा हुआ दोस्त का जिसने उन्हें हमारा नाम बताया, वरना हम तो उन्हें देखकर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हो गए थे। कब टांके लगे, कब वहाँ से आए, आज तक पता नहीं चला। बस इतना याद है कि वो कह रही थी कि पढ़ने लिखने की उम्र में गुंडई सूझ रही है। बहरहाल हमें तो इश्क हो गया था। अगले दिन ही उनकी जन्म कुंडली निकालने के लिए अपने मोसाद के एजेंटों जैसे गुप्तचर दोस्तों को लगा दिए। स्कूल छोड़कर उनके हॉस्टल के गेट को ही अड्डा बना लिए। जानकारी निकली कि जाति की ब्राह्मण है, बाप दरोगा है, MBBS की सेकंड ईयर स्टूडेंट है। दोस्तों ने बहुत भड़काया, बोले बेटा बाप दरोगा है, लथेड़ कम मारेगा। हमने कहा सह लेंगे, हमारा अपना बाप तो हमारी कोई इज्जत करता नहीं, उनका भी नहीं करेगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो कोई बोला बेटा अम्मा से रास रचाओगे, सही टाइम पर उनका बिया हुआ होता तो तुम अब तक चाचा होते। हमने ये कहकर टाल दिया, अबे अब वो तुम बनोगे हमारे बच्चों के। एक तो साला बहुत ज़्यादा ही कुछ कह गया, लिख नहीं सकते, लेकिन हमने भी कह दिया, अबे भाभी हैं तुम्हारी माँ समान, दोबारा बोले तो यहीं मेडिकल चौराहे पर ही लथेड़ कर मारेंगे। हालांकि तब तक तो उन्होंने हमें नोटिस भी ठीक से नहीं किया था। हम तो बस उनके हॉस्टल से कॉलेज और कॉलेज से हॉस्टल ही छोड़ रहे थे। लेकिन एक दिन वो चौराहे पर सहेलियों के साथ डोसा खाने आ गई। एकदम मस्त देसी घी का बना ऐसा डोसा मिलता है कि मद्रासी भी खा लेना तो उन्हें हमारी किस्मत से रश्क हो जाए। हम भी पहुंच गए और उनके सामने वाली टेबल पर विराजमान हो गए। ऑर्डर लगवा दिए। अचानक उन्होंने हमारी तरफ देखा, उनकी आंखें सुखड़ी। अब बड़ी मुश्किल से कांटे की सहायता से कांटे डोसे का टुकड़ा मुंह में जाते जाते चम्मच से सरक कर नीचे गिर गया। बड़ी बेइज्जती फील हुई भाई, इससे अच्छा तो मसाला वड़ा ही मंगवा लिए होते। वो हंसने लगी और हम झेपने लगे। उन्होंने पूछा, अरे तुम वही हो ना जो उस दिन सर उड़वा कर आए थे, ठीक हो? हमने भी झूठी कह दिया, थोड़ा थोड़ा तो अभी भी दर्द करता है, दिखाओ ज़रा। कहते हुए वो करीब आकर देखने लगी। उनके शरीर से ऐसी सुगंध फूट रही थी कि हमें तो जीते जी ही जन्नत में पहुंच गए। ऑफिशियली कहें तो उनकी हमारी ये पहली मुलाकात थी। डोसे के इस ठेले पर हमारी ये पहली औपचारिक डेट समझ लो, जिसमें खर्चा अपना अपना था और मज़ा सिर्फ मेरा। उस दिन के बाद हम जगह जगह टकराने लगे। हालांकि ये टकराट उनकी तरफ से तो सहयोग थी, लेकिन हमारी तरफ से सब प्लान्ड होता था, एकदम योजनाबद्ध। धीरे धीरे बातचीत भी शुरू हो गई। मैं दुनिया और जहां की बातें करता था और वो सिर्फ हंसती थी, और जितना वो हंसती थी माँ गंगा की कसम हम उतने ही डूबते जाते थे। पहले जहाँ सपने माफिया बनने के आते थे, असलहों के आते थे, अब वो कंपनी बाग में लगे गुलाब के फूलों के आने लगे थे। कंपनी बाग में कदम के पेड़ के नीचे विलायती मखमली घास पर उनकी गोद में लेटे
100 रुपए वाला रिबन का चश्मा लगाए, उनकी जुल्फें हमारे चेहरे से गुदगुदाती अटखेलियाँ करती सी। हम तो बस सोते ही रहना चाहते थे, मगर क्या करें। हर मशहूर इश्क में जैसे माँ बाप विलन होते हैं ना, वैसे हमारी माँ भी विलन थी हमारे इश्क की। सुबह सुबह ही गालियाँ देकर उठा देती थी। हमारी तरफ से तो बहरहाल रिश्ता पक्का था कि मेरी माताजी की बहू अब तो वही बनेगी। दहेज भले ही ना मिले, कम से कम डॉक्टर का पैसा तो बचा ही लेंगे। मगर उनका क्या करें, जो सिर्फ उम्र में हमसे 2 साल ही बड़ी थी, लेकिन खुद को हमारी अम्मा समझती थी। दोस्ती तो हो रही थी, लेकिन हमारे बीच इश्क उनकी तरफ से वैसे ही मिसिंग था जैसे संगम से सरस्वती जी। थोड़ा फ्लर्ट भी करते तो भाभी नहीं देती थी बच्चा समझकर। हमारी यूनिवर्सिटी रोड कटरा हमारी हीरो शक्ति से अक्सर जाने लगी। भाई हम बता नहीं सकते, जब वो पीछे बैठी होती ना तो हम कैसा महसूस करते थे। लगता था जैसे ये रास्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। धूम पिक्चर के उदय चोपड़ा की तरह सारी कल्पनाएं बैकग्राउंड संगीत के साथ चलने लगती थी। दोस्ती तो अब बहुत परवान चढ़ चुकी थी, लेकिन हम अभी तक ये समझ नहीं पाए थे कि उनसे हाले दिल कैसे कहें। वक्त बहुत तेजी से बीतता जा रहा था और इधर हमारे लौंडे दोस्त भी चरस किए हुए थे। बेटा मामला सेट लग रहा है, जल्दी से छक्का मार दो वरना कोई डॉक्टर सेट कर ले जाएगा, तो घिसते रहना बैठकर। मगर हम थे कि डरते थे। सोचे जो सारे शहर में किसी से न डरे वो एक लड़की से डर जाता था। हमको लगता था कि कुछ कह दिए तो दोस्ती भी हाथ से जाएगी, ठगी समझ लेगी हमको। और उधर शहर में गंगा की रेत पर नया शहर बसने लगा था मेले का। वो भी बड़ी शौकीन निकली मेले की। जब भी उसे फुर्सत होती कहती चलो मेला घुमाए ना। हालांकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था, लेकिन उसका कहना हम कभी नहीं टालते थे। भले मम्मी के लिए कभी किलो भर आलू खरीद कर ना लाए हों, लेकिन उसके कहने पर खुशरू बाग से सबसे अच्छे अमरूद लाकर ज़रूर उन्हें दे आते थे। उसे मीठा पान बहुत पसंद था, तो सोफ़ी और लॉरेंस वाले के यहाँ से पान भी पहुँचा आया करते थे। और बदले में वो अपनी झील सी गहरी आंखों से जिस प्यार मनुहार से देखती थी, हाय हम तो बस पिघल ही जाया करते थे। संगम के तीर घूमते घूमते जनवरी निकल गई और फिर दिल तोड़ने वाली फरवरी का महीना आ गया। हमने भी संत वैलेंटाइन की कसम खाकर उनकी शहादत की दिन खुद को शहीद करने का फैसला कर ही लिया था, क्योंकि उनकी सहेलियों के द्वारा हृदय विदारक खबर आने लगी थी। सुन रहे थे किसी डॉक्टर साहब का नाम सुनकर अब वो शर्माने लगी थी। 14 फरवरी के दिन हमने उनसे कहा अब मेला ख़त्म होने वाला है, चलो आज आखिरी बार घुमाते हैं और लेटे हनुमान जी का दर्शन भी कराएंगे। थोड़े नानुकुल के बाद वो तैयार हो गए साथ चलने के लिए। धड़कते दिल से मैंने बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की मदद मांगी, पूरी हनुमान चालीसा पढ़ डाली, 1.25 किलो लड्डू भी मान दिया और फिर बाहर आ गए। फूलों की दुकान से गुलाब ले आए, उनके हाथों में पकड़ा दिया और सीधे ही कह दिया हमसे ब्याह करोगी। वो तो शौक रह गई, कभी हमारी तरफ देखती तो कभी अपने अगल बगल देखती, और धीरे से उन्होंने कहा कि हम तो तुमको अपना दोस्त समझते थे, ये क्या कह रहे हो, हमने तो कभी तुम्हें उस निगाह से देखा ही नहीं। उधर हमारा दिल बैठा जा रहा था। लग रहा था कि मंदिर से अब सीधे दारागंज ही जाएंगे। आंखें बगावत पर उतर आई थी और वो अम्मा हमको ऊंच नीच समझाने में लगी हुई थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या कह रही हैं। हमने उनका हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंसू भरकर उनकी तरफ देखते रहे। ज़बान खुल ही नहीं रही थी और वही पास में कहीं टेंट उखड़ रहा था। मेरी आंखें उनकी तरफ से बरबस हटकर उस उखड़ते टेंट की तरफ टिक गई थी। उनकी आवाज़ तो सुनाई ही नहीं दे रही थी। आखिर दिल कब सुनना चाहता है। वो हमसे 2 साल बड़ी ही थी, हम राजपूत थे और वो ब्राह्मण थी। वो MBBS कर रही थी और हम इंटरमीडिएट भी पास कर सकेंगे, इसमें भी संशय था। बस पता था तो सिर्फ एक बात, हम उनको प्यार बहुत करते थे, अब भी बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर खबर रखते हैं। हालांकि वो आज भी उन बातों को लेकर हंसती हैं। मैं भी उनकी खनकती हंसी में साथ दे देता हूँ, लेकिन फ़ोन पर कहाँ पता चलता है इधर मेरी आंखें कितनी भीगी हुई हैं। कभी वो कुछ उदास होती हैं तो कहती हैं
काश तुम्हारा ऑफर उस दिन मान लिए होते तो शायद आज नींद की गोलियों के बगैर सोते होते। आज वो किसी और की शरीके हयात है, मगर उन्हें पाने की ख्वाहिश आज भी जिंदा है। काश कि कोई समय